वेलकम बैक पॉलिटेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक? तो 2020 के इवेंट का मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि हम इससे पहले 2019 का करा चुके हैं जैसा कि हमने वादा किया था और बखूबी 2020 का इवेंट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो इसी के साथ साथ हम आपको बकायदा सारे इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक बातों को सिखाते चलेंगे, बताते चलेंगे और कराते चलेंगे। तो हमारे साथ ज्वाइन रहिए और प्यारे से पॉलिटेक्निक पंडित पे अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के सेशन में, आज के लेक्चर में। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट का 2020 का इवेंट का पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। तो भैया वही बात हो गई जो 2019 में हुई थी कि हमने जैसा बताया कि 2019 में पहला क्वेश्चन क्या था, देखी जाके कि पहला या कुछ दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में आपको वही मिलेगा जो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2020 का। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? द फादर ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, टेलर या एफ.डब्ल्यू. टेलर। बहुत जगह आपको ये मार्क देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेलर साहब या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो अगर टेलर लिखा हो या एफ.डब्ल्यू. टेलर लिखा हो तो आपको संकोचित नहीं होना कि भाई टेलर अलग है एफ.डब्ल्यू. टेलर अलग है ना, दोनों सब सेम है, दोनों क्या है? सेम है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब में टिक करके चलना है। और यहाँ जब भी बात आ जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और हम जैसे कि आपको बता रखे थे कि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए आ भी गया। ठीक है, 2019 में पूछ रखा है, 2020 में यहाँ पूछ ही लिया, हो सकता है 2021 में भी पूछ ले। नहीं तो हम इसको आपको दिखाते चलेंगे और सिखाते चलेंगे। तो याद करके रखिएगा कि जो वीवीआई क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साल बाई साल क्या होता है, रिपीट होता रहता है, वो चेंज होने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम आपको बाकायदा से पूरा क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन हमारे पास है? आगे क्वेश्चन है हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज POSDCORB। मतलब क्या? ये जो थ्योरी है किसने दिया था? कौन सा थ्योरी? तो ये वाला। ठीक है, मैनेजमेंट का ये जो फंक्शनल थ्योरी है किसने दिया था? तो भाई इसको बताना है। तो इस मैनेजमेंट के थ्योरी को किसने दिया था, बाकायदा आपको ये सारी बातों को समझाते हुए चलना है। ठीक है, तो कौन दिया था भैया? दिमाग के अंदर लगाइए। और कौन सा? तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। कौन? लूथर गुलिक। ठीक है, लूथर गुलिक ने ये POSDCORB का थ्योरी दिया था और बाकायदा इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये लूथर गुलिक भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही है, लेकिन ये सबसे अलग क्वेश्चन, ठीक है, सबसे यूनिक वाला क्वेश्चन है। तो आपको बाकायदा ये याद रहेगा, लूथर गुलिक ने POSDCORB का थ्योरी मैनेजमेंट के अंदर दिया था, फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी बातों को क्या कर लिख के रखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या निकल कर आता है और आ चुका है फिर से पार्टनरशिप वाली बात। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पार्टनरशिप एक्ट दोहराया था और बताया था कि भाई पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? तो 1923 में आया था। बिल्कुल सही बात है, 1923 में आया था? नहीं जी, 1932 में आया था। थोड़ा सा ध्यान दे लो भाई, मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ऐसा नहीं 1923 मार के आ जाना, ठीक है, 1932 मारना। ठीक है, आगे पीछे मत कर देना। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, फटाफट से देखिए। द फंक्शनल ऑफ मैनेजमेंट इज द पार्टनरशिप इज गवर्नमेंट बाय प्रोविजन ऑफ, मतलब गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप एक्ट को कब लागू किया था? तो यहाँ बाकायदा लिखा हुआ 1932 और ये क्वेश्चन 19 में भी आ रखा है और 20 में भी यहाँ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ही आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे ये दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम वीवीआई लिखते चल रहे हैं, कहाँ दो ईयर में आ चुका है, 19 में भी आ गया और लीजिए 20 में भी बाकायदा दिख रहा है। तो कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 में इसको लागू किया गया था और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम क्या हो जाता है, इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था 1932 को इंडिया में। ठीक है, उस समय से ये बाकायदा चले आ रहा है। चलिए तो इसका कौन सा हो गया? सी नंबर आंसर हो गया। और हम ये सारे क्वेश्चंस को क्या आपके लिए लेके आए हैं, टिक लगा कर आए हैं, ताकि जब कराते रहे तो ना कोई कंफ्यूजन हो और ना कोई दिक्कत आए। चलिए आगे देखते हैं। गिविंग कंप्लीट द फ्रीडम ऑफ
सब ऑर्डिनेट इज, मतलब भैया कि सब ऑर्डिनेट जो होता है उसमें कौन सा फ्रीडम, कौन सा जो फ्रीडम है उसके अंदर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है लीजर फेयर लीडरशिप, मतलब ये एक इस प्रकार का लीडरशिप है जिसके अंदर हम पूर्णतः क्या देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं, मतलब आजादी दे देते हैं। क्या कि भैया तुमको जो करना है करो, मेरे तरफ से पूरा स्वतंत्र हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा नहीं है। तो इसको आप क्या करो, बाकायदा देखते चलो और थोड़ा सा सीखते चलो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि द, क्या बोलता है ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है कि द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, क्या बिजनेस क्यों किया जाता है। तो सबको पता है भाई हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए, क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए। अब हम दुकान करते हैं, अंडा सब्जी जो भी आपको दिखता है बिजनेस दुनिया में, कोई भी बिजनेस, ठीक है, तो बालू छड़ सीमेंट कुछ भी करते हैं तो क्या आदमी क्या चाहता है, प्रॉफिट। या आप दवाई का बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, कपड़ा, ये जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बिजनेस हो। तो सबसे पहली बात है कि इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे जरूरत क्या है कि प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम बिजनेस किए और हमको लॉस ही हो रहा है तो फिर क्या ही का मतलब बिजनेस करना है, क्या ही, तो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिमेंटेड थिंग इन दी बिजनेस, ठीक है। चलिए तो बाकायदा आपको समझ में आया कि क्या ही क्यों हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो इस सारी बातों को थोड़ा सा जो है मद्देनजर, आप ये छोटी मोटी बातें हैं तो हमको नहीं लगता कि इसमें जो है मतलब उतना समझने वाली बात है कि भैया ऐसा कुछ है, नहीं। चलिए लिखा हुआ है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी बात बोल दी है कि भाई सबसे पुराना, सबसे पुराना क्या बोला जा रहा है, सबसे पुराना, सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना क्या है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसा, जैसे कि स्कूल में देखते हैं बच्चा सब क्या बोलता है, भाई लाइंस चलो एक एक करके, एक एक करके, नहीं, एक के पीछे एक, मतलब कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का। तो इसको आप लोग देखते चलेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, सॉरी बिजनेस बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस वाला ही मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। तो ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा मतलब रिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन सब थोड़ा सा पावरफुल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग के अंदर यूं से सेट कर लेना, नहीं। चलिए द रियल ऑनरशिप ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, क्या है, ऑनर है, OW है, ठीक है। द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर रियल बिजनेस कौन होता है, मतलब क्या कि कंपनी जो होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर उसका रियल मालिक कौन होता है, तो जिसके पास क्या हो, शेयर होल्डर हो, मतलब जिसके पास शेयर हो। क्या शेयर कहने का मतलब क्या, मान लीजिए कलम 10 रुपए का है और इसके 5 खरीदार है, तो क्या है, पेपर है, तो क्या किसी के पास इस 5 खरीदार है, इसमें से 3 के पास पेपर है और 7 के पास तीन के पास पेपर है, 2 के पास पेपर नहीं। 5 खरीदार है, 3 के पास पेपर है, 2 के पास पेपर नहीं है, तो इसका मालिक कौन हुआ, वो 3 आदमी जिसके पास पेपर अवेलेबल है, नहीं 2 आदमी थोड़ी। तो मान लीजिए ठीक है उसने पैसा लगा लेकिन पेपर तो नहीं है ना, जिसके पास पेपर है वो इसका मालिक है, ठीक है। तो वही बात है कि शेयर होल्डर में जिसके पास क्या है, ताकत है, वही वाला मालिक है, ठीक है। तो सिंपल से रियल ऑनर कौन होगा इसका, जिसके पास शेयर होल्डर होगा, ठीक है, शेयर होल्डर होगा वो मालिक कहलाएगा, रियल वाला मालिक कहलाएगा। चलिए बाकायदा आगे देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज द, ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन to provide good and services to the society under a incentive of a private gain is known as, मतलब बोल रहा है भैया प्राइवेट के अंदर क्या किया था, गुड दिया था सामान, जैसे कि दिवाली आ गया, छठ आ गया, नहीं तो उसके ऊपर क्या है कि अपने जो वर्कर्स है उसको तोहफा देते, त्योहार देते हैं, कुछ इंटेंसिव रुपया क्या करते थे, बढ़ा देते हैं। तो कहाँ करते हैं ये, गवर्नमेंट में तो नहीं होता है, तो कहाँ होता है, प्राइवेट बिजनेस जो बिजनेसमैन होते हैं वही ऐसा करते हैं, बड़ा बड़ा कंपनियां हैं, थोड़ा सा कुछ इंटेंसिव दे दिए, पैसा दे दिए, कुछ सामान दे दिए। तो ये बिजनेस के अंदर मुख्यतः देखा जाता है, ठीक है, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। बाकी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये बिजनेस प्राइवेट के अंदर किया जाता है। चलिए बाकायदा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है फिर से
कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इज इसेंशियल फॉर लीडरशिप। मतलब एक नेता होने के लिए, एक लीडरशिप होने के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, मतलब आप अच्छे प्रवक्ता, अच्छे नेता कब कहलाएंगे, क्या क्या गुण होगा तब जाके आप अच्छे नेता बन जाएंगे। तो लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ द फॉलोअर, मतलब आपकी बातों को सुनने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भी इंसान बोल रहा थोड़ी सुनेगा भाई, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अप्रोचेज ऑफ, मतलब आपकी जो बात कहा जाए उसमें दम होना चाहिए। ऐसा तो कुछ भी बोल दो, तो बात में दम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या, सेम इंटेंशन होना चाहिए, मतलब कि आप जो बात बोलो तो लोगों के हित में, ऐसा नहीं कि भाई अपना स्वार्थ साधने के लिए कुछ भी बोल दो, नहीं, तो लोगों के हित में क्या बातों को सोच के चलेंगे, तब जाकर वो एक परफेक्ट लीडरशिप होगा, तब जाकर वो परफेक्ट नेता कहलाएगा। ये सारा गुण जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एकदम लीडर बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे भाई ये मस्त लीडर है। तो ये सारा गुण होगा, देख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट समझते हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है इन विच द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड रिवार्ड। मतलब कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उसमें डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब कि बिजनेस एकदम ग्रो कर गया, तो इसका प्रभाव किसको मिलेगा, तो उसको मिलेगा किसको, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब कि जो अकेला है मालिक, दुकान का मालिक अकेला है, ठीक है। मान लीजिए खूब मेहनत कर रहा है, 5 साल के अंदर चमका दिया अपने दुकान, मतलब पूरे जिले जवार में कोई नहीं है, ठीक है, उसके जैसा पूरे जिले जवार वाली बात हो गई। तो वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अकेला होगा, स्वामित्व होगा, वही चमकेगा, ठीक है। तो उसके अंदर उसी को क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा उस बिजनेस से। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 10 का। फटाफट अब आगे देखेंगे, तो समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के साथ, और समझेंगे क्या ही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द मैक्सिमम स्क्रिपिंग, ठीक है। मतलब क्या कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम एक्सप्रेसिंग किया जाता है, तो क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि मान लीजिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप कितना भी इंटेंसिव खर्च कर सकते हैं, कितना भी लंबा टाइम तक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अपने दुकान की वैरायटी को चेंज कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है कि कहाँ चेंज करना है, कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ हम एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, कहाँ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, कहाँ टाइम बचा सकते हैं, मतलब आपके अंदर सारा कुछ है, ठीक है। तो वो कौन किसके अंदर है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है। ये सारे चीज को आपको समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए सबको थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे और फटाफट क्या करेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए इसकी तरफ देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्या है, ABC एनालाइजिंग एंड EOQ टेक्निक्स आर द, क्या है, तो भैया ABC एनालिसिस और EQR टेक्निक क्या है, तो ये कौन सा टेक्निक है, कौन सा विधि है भैया, इसको समझेंगे एकदम बखूबी, एकदम बाकायदा से समझते हुए चलेंगे। और देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 बार रिपीट, 1-2 साल के अंदर ये रिपीट हो ही जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, तो पहला नंबर पॉइंट है, पहला नंबर क्या पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट लिखा हुआ है बोथ टेक्निक्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द इन्वेंटरी कंट्रोल। मतलब क्या, किसी भी सामान को, किसी भी जैसे रसद पानी होती है आर्मी वगैरह का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो बहुत क्या वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। दोनों मतलब ABC और EOQ टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि ओनली ABC इज द मोर इंपोर्टेंट टेक्निक्स इन द इन्वेंटरी कंट्रोल। बोल रहा है कि सिर्फ क्या ABC टेक्निक ही हमारे इन्वेंटरी को, हमारे रसद पानी को, हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या पर्याप्त है। और तीसरा बोल रहा है कि LIFO एंड FIFO आर द इक्वल प्रॉपर्टीज टेक्निक्स इन द इन्वेंटरी कंट्रोल। मतलब कि LIFO और FIFO जो कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, इन्वेंटरी कंट्रोल करने के लिए इनफ है, मतलब पर्याप्त है, या वो कंट्रोल कर सकता है। तो बोल रहा है ऑल द एबव इन द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स इन द इन्वेंटरी कंट्रोल। मतलब कि इसके अंदर जितने सारी बात लिखी गई है, सारी बात सत्य है। मतलब कि ये सारी बात जिसके अंदर होगा वो इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ऐसा इसमें एक भी बात नहीं लिखा हुआ है जो कि इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर ना हो। मतलब ये सारी बात इन्वेंटरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये सारी बात क्या है, आपस में रिलेट करती है, ये एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकता है। मतलब कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा फटाक से, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। सारी बात एकदम सहमत है कि हाँ भैया हम एग्री करते हैं इस बातों से। चलिए 30 नंबर क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है बजट इज द स्टेटमेंट इज शोइंग। मतलब बजट हमारा क्या बताता है,
बजट बताता है हमारे घर का कितना बजट है 5,000। भाई हमारा घर तो इस बार 5,000 पे चलेगा ना, कुछ समझ में आ रहा है शुक्ला जी? मतलब क्या 5,000 पे घर चलने वाला। तो क्या बता रहा है? तो बता रहा है फोकस ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या किसी भी व्यापार का फाइनेंशियल एक्टिविटी बता रहा है कि भैया आपका इस बार का 5,000 आया है, मतलब 5,000 हमारा इस बार का इनकम है, अरे 10,000 ले जाना। नहीं तो भाई कैसे पता चला फाइनेंशियल की कितना इनकम आया, उसी बेसिस पे हम चाहेंगे कि बढ़ा के 10,000 करें, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे इंक्रीज करें। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को बताता है हमारा बजट। नहीं अगर हम बजट फिक्स करते हैं कि भैया इस बार हमें 10,000 का टारगेट लाना, नहीं हम इस बार 7,000 आए हैं, अगली बार 10,000 लाना, तो कैसे? बजट मतलब इनकम सोर्स। नहीं चलिए आगे देखते हैं, बाकायदा सीखते चलेंगे, थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? वेन 14 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेन 51% शेयर्स आर इन द हैंड ऑफ। मतलब कि किसके हैंड ऑफ? गवर्नमेंट इन कंट्रोल। ठीक है, मतलब कि 51% जो शेयर होल्डर है वो किसके पास होता है? ठीक है, पब्लिक के पास होता है, प्राइवेट के पास होता है, सम पब्लिक कंपनीज के पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो कोई भी सरकार है वो क्या चाहेंगी कि किसी भी सामान का क्या अधिकार सबसे ज्यादा मेरे पास हो। कोई भी सरकार चाहेंगी तो वो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज पे सरकार का सबसे ज्यादा अधिकार होता है। सरकार चाहती है कि हम उस पर सबसे ज्यादा मेरा स्वामित्व हो, मेरा अधिकार हो। तो गवर्नमेंट कंपनीज मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो चाहेगी कि कोई भी जो सामान हम रिलीज कर रहे हो, रिलीज करने के बाद भी उस पर मेरा अधिकार हो, है नहीं? जैसे कि कोई भी फोन देख लीजिए, उसमें बार बार अपडेट आता था, भैया मेरा नाम जपते रहो कि ये अपडेट आया, वो अपडेट आया, ये आया, वो आया, तो आप उस कंपनी का एकदम जय जयकार किए हुए हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या चाहती है? उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो 51% मतलब क्या 50% भी तो ले सकते थे, लेकिन क्या 1% रखिए ज्यादा, मतलब ले लो भाई कितना भी, लेकिन तुमसे ज्यादा 1% हम रहेंगे। ठीक है, तो 51% की बात यहाँ होली। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू। नहीं इसमें कौन सा जो तथ्यात्मक बात है वो बिल्कुल सही है। तो क्या कौन सा बात सही है? तो बोल रहा है कि पावर गिव अथॉरिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, पावर गिव अथॉरिटी मतलब मान लीजिए आपको हम पावर दे दिया, आपको आईएएस बना दिए, तो आप आईएएस बन के तो सोचे भाई हम तो आईएएस है, हम मेरे पास क्या है पावर, आते ही आपको अथॉरिटी मिल गया। मतलब हम कहीं भी पेट्रोल पंप जाके चेक करेंगे भैया पेट्रोल सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, कोई मिलावट तो ना है, किसी दुकान में चले गए मिला तो नहीं रहे हो, किसी स्कूल में चले गए चेक करने, भैया बताओ पढ़ाई हो रही बच्चों? हाँ सर जी चक्का चक है। मतलब क्या आपके पास पावर है तो अथॉरिटी आ गई। नहीं आप किसी कहीं भी जाके अपना वर्चस्व दिखा सकते हो। ठीक है, तो पावर गिव्स ऑथोरिटी, पावर क्या करती है? ऑथोरिटी को देती है। ऑथोरिटी कभी भी पावर को नहीं लाती है। ठीक है, ऑथोरिटी कभी पावर को नहीं लाती, तो ये बात को याद रखिएगा, पावर हमेशा ऑथोरिटी देती है। ये वाला ऊपर जो भी है ये सब नहीं होने वाला। ठीक है, वही बात ऊपर लिखा हुआ, देखिए ऑथोरिटी गिव्स पावर बिल्कुल रॉन्ग बात है, कभी नहीं होने वाला है। ऑथोरिटी गिव्स पावर बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा? पावर गिव्स ऑथोरिटी। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया क्वेश्चन से, इसको हम बीवीआई के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, वीवीआई को अंदर कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, वीवीआई के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? वीवीआई के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज, नहीं नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कौन सा होगा, किस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे? तो स्टेट ऑफ अर्निंग, स्टेट ऑफ इनकम, स्टेट ऑफ ऑपरेशन। मतलब बोल रहा है कौन सा? सबसे पहला बोल रहा है कि स्टेट ऑफ अर्निंग मतलब हम कितना कमा रहे हैं, स्टेट ऑफ इनकम हमारा कहां कहां से आ रहा है, स्टेट ऑफ ऑपरेशन और हम उसको किस किस काम में खर्च कर दे रहे हैं। ये सारे चीज को हम क्या बोलेंगे? अब देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस कब होगा? जब हम कहीं से अर्न करेंगे और कहीं स्पेंड कर रहे हैं और हम कितना बचा रहे हैं, ये सारे चीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काउंट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये सारे स्टेटमेंट जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। परफेक्ट वाली बात है, समझ समझ के आगे बढ़ जाना है, इसमें कोई इतनी सी बड़ी बात नहीं है, आप सभी भी जानते हैं। चलिए बाकायदा आप समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। इन partnership fire written did in perfect because of the following reasons। मतलब क्या बोल रहा है भैया कि इसके अंदर जो लिखी गई पार्टनरशिप के अंदर जो बात है वो कौन सी बात है जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हम एक एक करके सारे बातों को जानते चलेंगे। पहला लिखा हुआ है सो दैट मेनी बी रिफेयर्ड बाय इजीली इन केस बाय डिस्प्यूटेड। बिल्कुल भैया
क्या है, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि भैया सारे बात एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ कौन सा रूल लागू हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम कर रहे हो तो मेरा जो पार्टनर उसको नहीं बताएंगे, नहीं, दोनों एक राय विचार लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को पता है एक को नहीं पता है। ठीक है, या कोई काम कहीं कर दिए और एक को पता ही नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर बराबर सबको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इन मेनी वी इन्फर्ड बाई द करेंट ऑफ लॉ, अगर कोई भी नियम लागू होगा तो ऐसा नहीं कि हम नियम लागू कर दिया और वो सोया हुआ, ऐसा नहीं, दोनों से पूछ के होगा कि भाई मेरा मित्र है, अगर पार्टनर है तो मित्र ये वाली जो रूल फॉलो लागू कर रहे हैं क्या सहमत हो, तू बताएगा हाँ ठीक है तो सहमत है, नहीं तो कुछ बताएगा, कुछ राय विचार देगा। तो दोनों को पता होना चाहिए, बाकायदा दोनों समझ के चलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर बात लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेटल्ड इजी बाय द पार्टनर, मतलब ऐसा नहीं कि अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरा है और लॉस हो गया तो तेरा है, ऐसा वाली बात नहीं। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों का है, लॉस भी हुआ तो हम दोनों का है, मतलब बराबर बराबर होने वाला है। ठीक है, और ये सारे चीज जिसके अंदर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक है, ये चीज रिटेन होता है, ये लिखा होता है कि भैया प्रॉफिट भी होगा तो हम दोनों का होगा और लॉस भी होगा तो हम दोनों का होगा, बाकायदा एक एक स्टेप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी हम देख के अच्छे से पढ़ के समझ भी लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन हर बार नहीं करना। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं। बड़ी अच्छा डायलॉग है, जल्दी तो कीजिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एज प्री इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर द डूइंग जनरली बिजनेस, बोल रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति जुड़ सकते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, 20, कितना भैया, 20 लोग, नहीं 20 लोग क्या सकते हैं, जुट सकते हैं। 20 लोग ही क्या स्वामित्व ले सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं। 20 लोग ज्वाइंट होकर एक कंपनी को खड़ा कर सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। मतलब कि 1 2 3 4 जैसे जैसे लोग आता गया, मतलब 20 आदमी मिल गए और 20 आदमी मिलके हम क्या पार्टनर बन गए। 20 पार्टनर है और 20 पार्टनर क्या हो गया, रजिस्टर हो गया कि भैया हम 20 पार्टनर है, बराबर बराबर हमारा प्रॉफिट होगा, बराबर बराबर लॉस होगा। तो ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए एक और आदमी होगा तो उसको बना लेंगे ना, 20 तो 20 फिक्स। ठीक है, ये पार्टनरशिप एक्ट बताती है। चलिए बकायदा अब देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, तो 1932 को आया था, याद रखिएगा, सेम चीज है। ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है मैस्लो, क्या लिखा हुआ भैया 19 नंबर क्वेश्चन में, मैस्लो नीड हिराची थ्योरी इज रिलीड बाय, नहीं जो हिराची की थ्योरी जो मैस्लो ने दिया था वो कौन सा थ्योरी था, तो मोटिवेशन थ्योरी था। कैसा थ्योरी था, मोटिवेशन। मान लीजिए वर्कर साहब एकदम सुस्त बैठा हुआ, सर जी काम ना हो रहा है, मशीन ना काम कर रहा, तो ये ना हो रहा, तो वो ना हो रहा है, मतलब एक दूसरे से एकदम तंग भिड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, हिराची ने एक थ्योरी दिया, ऐसा थ्योरी दिया कि बच्चे मतलब जितने मेरे वर्कर है मोटिवेट रहे, काम करने के प्रति एकदम सकारात्मक रहे, काम दिए खराब भी है तो एकदम दंदना के काम कर रहे हैं, मतलब छोटी मोटी इश्यूज को एकदम मिटा के चल रहे हैं, नहीं एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से लड़ लिए, एक हाथ तोड़ दिए बैठे हुए आराम से, ऐसा वाला नहीं, तो थोड़ा मोटिवेशन के साथ वर्क करेंगे। तो हिराची ने ऐसा थ्योरी दिया था, मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, हिराची के नाम है, हिराची का जब भी नाम है, ठीक है, हिराची का नाम है, मैस्लो का नाम है, कि मैस्लो ने जो हिराची थ्योरी दिया था, जो जिसकी जरूरत है, तो कौन सी थ्योरी है, तो मोटिवेशन थ्योरी है। आगे बढ़ जाना है फटाक से। अब हमारा जो लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, दैनिक जीवन में आप लोग भी भाई कभी कभी नेता बनोगे, नहीं कोई चुनाव लड़ लोगे तो हम लोग भी वोट गिराने आएंगे, नहीं वो वाली बात हो जाती है। तो क्या है, ए लीडरशिप गाइडेड बिकॉज ऑफ, नहीं मतलब एक लीडरशिप के अंदर या तो कहिए कहा जाए सिंपल भाषा में तो क्या ही गुण होना चाहिए। अगर एक लीडर है तो किसी को गाइड करने का मतलब क्या, उसके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, कुछ पावर होनी चाहिए, कुछ माइंड होनी चाहिए। तो कैसे दूसरे को गाइड कर सकता है, कैसे उसके अंदर पावर को आ सकती है, क्या क्या चीज उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई लीडर होता है, अगर कोई लीडर बनता है तो उसके अंदर क्या क्या पावर आ जाता है, नहीं तो उसको हम लोग समझेंगे। एक लीडर के अंदर ऑथोरिटी होता है, क्या होता है, ऑथोरिटी होता है, अधिकार होता है। ठीक है, क्या अधिकार होता है कि मान लीजिए एक लीडर है, चाहेगा तो किसी को भी अपने अंदर क्या कर लेगा, जॉब पे रख लेगा कि हाँ भाई मेरे को जरूरत है, जरूरत के हिसाब से आ जाओ रख लो, मतलब अधिकार है, पूछने की जरूरत नहीं है, अधिकार है। जैसे कि IAS को अधिकार है किसी भी दुकानदार से पूछने का कि आप सामान में हेरी फेरी तो नहीं कर रहे हो, पेट्रोल सही से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सामान में लोचा तो नहीं, क्या है ये, अथॉरिटी है, अधिकार है। ठीक है, अब क्या है, पावर। एक लीडर के अंदर पावर होता है, क्या पावर होता है, जैसे IAS एक पावर है, कहीं भी जाएगा तो 10 पुलिस गार्ड अगल बगल होगा, 10 लोग आ जाएगा, हाँ सर हाँ सर हाँ सर,
पावर है, नहीं दिखता है दूर से कि भैया आईएएस आ रहे हैं, नहीं तो पावर है उसके अंदर। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब कि वो किसी को अपने प्रति मोटिवेट कर सकता है, किसी काम के लिए मोटिवेट कर सकता है, मतलब कि बोलेगा कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, इसको सुधारा जाए, या आईएएस क्या देगा, बोलेगा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस बात को ऐसे किया जाए। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, गांव वाले हो, आप लोग में शक्ति है, पावर है, क्षमता है, आप लोग क्या इस काम को ऐसे ऐसे कर सकते हो, गांव की रुख बदल सकते हो। तो क्या मोटिवेट कर रहा है अब क्या गांव लोगों को आगे बढ़ने के लिए। तो ये क्या इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज जिसके अंदर होगा वो हमारा एक परफेक्ट लीडर हो जाएगा। मतलब ये सारा चीज जिसके अंदर बखूबी गुण सब निकल कर आएगा वो हमारा लीडर कहलाएगा। और उसके अंदर ये सब पावर होनी ही चाहिए, गुण होनी ही चाहिए। तो बाकायदा हम इस सारी चीज को समझा दिए, आप समझ गए। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा 20 क्वेश्चंस खत्म होता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है, और प्यारे से पॉलिटेक्निक परिवार के साथ जुड़े रहना। ओके, थैंक यू।